Students, as you all know, we have completed part 1 of chapter 8 in class 6 science. We have to complete another part of chapter 8 in this video, and the topic is another mystery. एक और मिस्ट्री हम सॉल्व करने वाले हैं. अगले दिन आवी, थीरो और उसके फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि वो लेमनेड बनाएंगे, वो सिकंजी बनाएंगे. और लेमनेड बनाने में उन्होंने सबसे पहले एक ग्लास टम्बलर लिया. ग्लास टम्बलर में वाटर फिल कर दिया, कोल्ड वाटर फिल कर दिया और कुछ आइस के क्यूब्स ऐड कर दिए. और थोड़े टाइम के बाद उन्होंने ग्लास टम्बलर के आउटर सरफेस पे कुछ तो बड़ा एक्साइटिंग सा नोटिस किया. स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू ऑल थिंक? क्या एक्साइटिंग सा नोटिस किया होगा? एंड जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन कमेंट सेक्शन. आगे है कि चलिए हम भी एक एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे खुद ही और चेक करेंगे कि क्या एक्साइटिंग सा सच में कुछ होता भी है या नहीं. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एक्टिविटी 8.3 लेट अस एक्सपेरिमेंट. हम खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे और पता करेंगे कि क्या एक्साइटिंग सा चेंज हुआ. आप एक ग्लास टम्बलर लेंगे, ग्लास टम्बलर में कोल्ड वाटर फिल करेंगे और उसमें कुछ आइस के क्यूब्स ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे जो है फिगर 8.2 में आपको दिखाया गया है. उसके बाद आपको जो है ग्लास टम्बलर को 5 मिनट के लिए बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ देना है और बस उसे ऑब्जर्व करना है, केयरफुली वॉच करना है. फिर आपका जो भी ऑब्जर्वेशन रहे या आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन एराइज हुए हो, आपको नीचे एक टेबल यहाँ गिवन है 8.1, यहाँ पे अपने ऑब्जर्वेशन को और अपने क्वेश्चन को लिखना है. साथ ही ये कह रहे हैं कि यू कैन ऑल्सो टच द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर टू फील इफ देयर इज एनी चेंज. साथ ही आप ये महसूस करने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि ग्लास टम्बलर में सचमुच में कोई चेंज हुआ है या नहीं, आप ग्लास टम्बलर के आउटर सरफेस को टच कर सकते हैं. आगे देखते हैं क्या है. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आई ऑब्जर्व आई वॉन्डर. आपने क्या देखा और आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आए. तो सबसे पहले आपने क्या देखा? सबसे पहले आपने देखा था कि ग्लास टम्बलर के आउटर सरफेस पे वाटर के ड्रॉपलेट्स बनने लगे थे. अब वंडर में आप क्या लिख सकते हैं? वंडर में कि क्या आपके माइंड में क्वेश्चन आया, तो आप लिख सकते हैं कि ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए. सेकेंड क्वेश्चन, आप ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन की बात करें तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन में आप ये लिख सकते हैं कि इनिशियली जो वाटर ग्लास टम्बलर था, उसका जो आउटर सरफेस था उस पे जो ड्रॉपलेट्स आए वो साइज में छोटे थे, बाद में वही ड्रॉपलेट साइज में बड़े हो गए. अब आई वॉन्डर में आप लिख सकते हैं कि कैसे ये ड्रॉपलेट्स बड़े हो गए. अब नेक्स्ट हमारा है आई ऑब्जर्व. आपने क्या देखा? आप ये बोल सकते हैं कि ग्लास टम्बलर जो है धीरे धीरे और ज़्यादा कूलर महसूस हो रहा था और ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा था. वॉन्डर, जो आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि ये जो ग्लास टम्बलर है ये कैसे और ज़्यादा ठंडा होता जा रहा था. अगर आप लिखना चाहें, राइट करना चाहें तो आप राइट कर सकते हैं. यहाँ पे क्या आप राइट कर सकते हैं कि आई ऑब्जर्व में वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर. आप राइट कर सकते हैं आई ऑब्जर्व में फर्स्ट पॉइंट में कि वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास विथ कोल्ड वाटर एंड आइस. One more time, if you are writing water droplets appear on the outer surface of a glass with cold water and ice. मतलब आपको ग्लास टम्बलर के आउटर सरफेस पर वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई दिए. अब आई वंडर में आप क्या लिखेंगे? आई वंडर में आप लिख सकते हैं कि वेयर डू दीज वाटर ड्रॉपलेट कम फ्रॉम. ये वाटर ड्रॉपलेट कहाँ से आए? वन मोर टाइम, इफ यू आर राइटिंग वेयर डू दीज वाटर ड्रॉपलेट कम फ्रॉम. नेक्स्ट आई ऑब्जर्व नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट कॉलम में आप राइट करेंगे कि आपने और क्या देखा. आपने देखा इनिशियली ड्रॉपलेट्स आर टाइनी बट लेटर कंबाइन टू फॉर्म लार्जर ड्रॉप्स. शुरुआत में जो ड्रॉपलेट्स दिखाई दिए वो छोटे थे, लेकिन बाद में ड्रॉपलेट्स कंबाइन हो करके बड़े बन गए.
One more time. Initially droplets are tiny but later combine to form larger drops. अब आई वॉन्डर, आपके मन में क्या क्वेश्चन आया तो आप इसमें राइट कर सकते हैं, इज दिस वाटर फ्रॉम इनसाइड द ग्लास? क्या ये वाटर ग्लास के अंदर से निकल कर बाहर आया? फिर से लिखिए, इज दिस वाटर कम फ्रॉम इनसाइड द ग्लास? नेक्स्ट, आई ऑब्जर्व, नेक्स्ट में आपने क्या ऑब्जर्व किया? आप लिख सकते हैं ग्लास फील्स कूलर वेयर द ड्रॉपलेट्स आर फॉर्मिंग। जैसे जैसे वाटर के ड्रॉपलेट्स बन रहे थे ग्लास और ज्यादा ठंडा लग रहा था। द ग्लास फील्स कूलर व्हेन द ड्रॉपलेट्स आर फॉर्मिंग। आई वॉन्डर, आपके मन में क्या क्वेश्चन आया तो आप यहाँ राइट कर सकते हैं, वाई डज द ग्लास फील कूलर एंड वाई डू द ड्रॉपलेट्स फॉर्म ओनली द आउटर सरफेस? क्यों ग्लास और ठंडा लग रहा था, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि क्यों ड्रॉपलेट सरफेस के बाहर बन रहे थे, अंदर क्यों नहीं बन रहे थे। ठीक है, इस तरीके से आप इस टेबल को फिल कर सकते हैं। और अगला पॉइंट देखते हैं क्या है कि एक ऑब्जर्वेशन आवी के भी माइंड में अराइज हुआ, आया एक ऑब्जर्वेशन, एक चीज उसने भी देखी। क्या था? उसने देखा कि कुछ वाटर के ड्रॉपलेट, टाइनी छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स ग्लास टम्बलर के आउटर सरफेस पर अपीयर हुए हैं। ठीक है, और इनिशियली शुरुआत में तो ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स थे ये डिपॉजिट हुए, ठीक है, जो छोटे छोटे थे। बाद में यही ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन होकर बिगर ड्रॉप्स बना लिए, बड़े बड़े पानी की बूंदें बना ली। साथ में ये कह रहे हैं कि आप इस एक्टिविटी को, ये जो ऊपर एक्टिविटी दी गई है, यह जरूरी नहीं कि ग्लास टम्बलर में ही आप जो है कंडक्ट कराएं, इसको आप मेटल के कंटेनर में भी कंडक्ट करा सकते हैं। यू मे बी क्यूरियस, आपके अंदर बहुत जिज्ञासा उत्पन्न होगी, आप बहुत क्यूरियस हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे ये जानने के लिए कि ये वाटर के ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब आपने एक्टिविटी कर ली तो आपको जानना है कि भाई ये वाटर के ड्रॉपलेट्स कैसे आ गए ग्लास टम्बलर के आउटर सरफेस पे। तो नेक्स्ट है एनसीईआरटी आपसे कह रही है कि चलिए अब आप कुछ पॉसिबल रीजन हमें बताइए कि ग्लास टम्बलर के आउटर सरफेस पर आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स क्यों दिखाई दिए। क्यों वाटर के ड्रॉपलेट्स आपको ग्लास टम्बलर के आउटर सरफेस पर दिखाई दिए, क्या रीज़न हो सकते हैं? आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए और जो भी आपको रीज़न समझ में आए कि इस वजह से ड्रॉपलेट्स और ग्लास के आउटर सरफेस पे दिखा तो उसको आप यहाँ पे फिल करिए। ठीक है, अब जैसे इस बच्ची ने यहाँ आवी ने बोला है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो टम्बलर था जिसमें हमने ग्लास टम्बलर था जिसमें हमने आइस क्यूब ऐड किया था, जब वो आइस जो है वो मेल्ट हुआ होगा तो वो बाहर निकल के आ गया होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। जैसे ये ग्लास टम्बलर है, इसमें हमने छोटे छोटे आइस क्यूब्स ऐड किए। अब ये आइस क्यूब जब मेल्ट होगा तो वाटर बन जाएगा, और ये वाटर बनने के बाद ये जब बाहर निकल के आ गया, तब जाके वही वाटर के ड्रॉपलेट्स बन गए। ऐसा ये फर्स्ट जो स्टूडेंट है, फर्स्ट जो ये चाइल्ड है, उसका कहना है। अब आप और क्या राइट कर सकते हैं, आप और यहाँ पे इस जगह पे जैसे सेकेंड बच्चा ये बोल सकता है कि द कोल्ड ग्लास मेक्स द एयर अराउंड इट चिल, so the water in the air turn into the tiny drops on the glass. One more time, just write down and fill the table. The cold glass makes the air around it chill, so the water in the air turns into tiny drops on the glass. कह रहे हैं कि जो आसपास की एयर थी, जहाँ पे ग्लास टम्बलर आपने रखा था वहाँ पे आसपास की जो एयर थी उसने ग्लास को उसने क्या किया, वहाँ की एयर जैसे ही ग्लास टम्बलर के कांटेक्ट में आई और वो बहुत ठंडी हो गई वो एयर और ड्रॉपलेट्स बन गए। ठीक है, अब थर्ड में आप क्या फिल करेंगे? थर्ड में आप फिल कर सकते हैं, इफ there's are a lot of water in the air it quickly stick to the cold glass and makes the droplet। मतलब कह रहे हैं कि अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा एयर है तो फटाफट आएगी, बहुत ज़्यादा एयर आएगी, ग्लास टम्बलर की आउटर सरफेस से चिपक जाएगी और बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। सो राइट इट,
In third column, third box, if there are a lot of water in the air, it quickly stick to the cold glass and makes droplets. अब लास्ट में इसको भी आप फिल करिए कि ये बच्चा क्या सोच रहा होगा. ये बच्चा कह रहा है मूविंग एयर अराउंड द ग्लास brings more water vapor into the contact with cooled surface, which speed up the formation of droplets on the outer surface. फिर से इसको फिल करिए. moving air around the glass brings more water vapor into the contact with cold surface, which speed up the formation of droplets on the outer surface. लास्ट जो चाइल्ड है वो कह रहा है कि मैम मुझे ऐसा लग रहा है जब हवा बहुत तेजी से चल रही है तो उस हवा में बहुत सारे, उस एयर में बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं, स्टीम के फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है, और वो स्टीम के फॉर्म में वाटर जैसे ही ग्लास टम्बलर के कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा वो स्टीम ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को तो हम कंडेंसेशन कहते हैं. आई होप आपको ये समझ में आया हो कि किसके मन में क्या क्यूरियोसिटी आई. कुछ और भी पॉसिबल रीजन हम देखेंगे जो बच्चे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. लेट अस डिस्कस. कह रहे हैं कि और भी कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये बच्चे जो ऊपर डिस्कस किए वही रीजन हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि जो बच्चों ने रीजन दिया है उसमें कुछ में आप एग्री हो, कुछ रीजंस आपको सही लग रहे हो, कुछ आप डिसएग्री करो. ठीक है, तो आवी और थीरो के पास एक रीजन ऑफ चेन ऑफ रीजन है. बहुत सारे रीजंस हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, इसी को बोल रहे हैं चेन ऑफ रीजन, और वो आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं. ठीक है, काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं. देखो आवी क्या सोच रही है. आवी कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्लास टम्बलर है ना, इससे वाटर सीप आउट होकर बाहर आ गया, मतलब एक साइड से दूसरे साइड आ गया, और इसीलिए वाटर के ड्रॉपलेट्स हमको दिखाई देने लगे. और थीरो क्या कह रहा है. थीरो कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं है, वाटर जो है वो सीप आउट होकर बाहर नहीं आया, नहीं तो जो ग्लास टम्बलर है उसमें जो वाटर का लेवल है वो कम हो जाता. अगर वाटर ग्लास टम्बलर से निकलकर बाहर आ रहा है फिर तो उसका लेवल कम हो जाता. तो अब आवी फिर से क्या कह रही है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वाटर के लेवल में कमी आई होगी, वो डिक्रीज हुआ होगा, लेकिन इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है कि हमें दिखाई दे. तो अब फिर से थीरो क्या कह रहा है. थीरो कह रहा है कि अगर ऐसी बात है तो हम एक लंबा सा नैरो सा बॉटल लेते हैं, इस तरीके से लॉन्ग टॉल नैरो बॉटल लेते हैं, और अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज होगा तो हमें दिखाई दे जाएगा, फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन सही कौन गलत. फिर यहाँ पे लास्ट में थीरो फिर से कह रहा है, क्योंकि वो सही है, उसने चश्मा वगैरह लगा लिया है, कि अगर हम रूम टेम्परेचर पे कह रहे हैं कि अगर हम किसी अनदर टम्बलर में भी इसमें प्रोसेस कराएं रूम टेम्परेचर पे, तब भी हम पता कर सकते हैं कि वाटर सीप आउट हुआ या नहीं. वी कैन टेक वाटर एट रूम टेम्परेचर इन अनदर टम्बलर एंड फाइंड आउट वेदर एनी वाटर सीप्स आउट. कह रहे हैं कि हम यही एक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वाटर सीप आउट होता है या नहीं. द आंसर विल बी नो, वाटर सीप आउट नहीं होगा. ऐसा थोड़ी है कि उसमें होल थोड़ी है कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे चला जाएगा. इट इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट कह रहे हैं कि इस तरीके के डिस्कशन को जब हम कंटिन्यू रखेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज कराएंगे और एविडेंस साक्ष्य जो है जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और इसके लिए आप अपने फ्रेंडों की हेल्प ले सकते हैं. आगे एक क्वेश्चन और बताया गया है, क्योंकि धीरे धीरे हम आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पहले उन्होंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं. आगे इन्होंने कहा कि ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, कह रहे हैं कि वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर ड्रॉपलेट्स लाइक दिस. क्या इस तरीके के वाटर ड्रॉपलेट्स आपने कहीं देखे हैं. You might have seen dew drops on plant. ड्यू मतलब होता है ओस की बूंदे. आपने ओस की बूंदे प्लांट के ऊपर पड़ा हुआ जरूर देखा होगा. Why do we see dew drops more in the evening? ये ओस की बूंदे सुबह सुबह ज्यादा क्यों दिखाई देती हैं. When we boil the water in a half-filled utensil and cover it with a steel plate, some water drops accumulate on the inner side of the steel plate. कह रहे हैं कि अगर आप आधे भरे हुए यूटेंसिल को बॉयल करो, जिसमें एक ऐसा यूटेंसिल का मतलब होता है
हाउस होल्ड गुड्स, घरेलू सामान, ठीक है। हाउस होल्ड गुड्स, कोई भी पैन लीजिए, उसमें हाफ वाटर फिल करके उसको बॉईल करिए और फिर जब वो बॉईल होने लगे तो एक स्टील के प्लेट से उसको कवर कर दीजिए। तो आप देखेंगे स्टील के प्लेट के ऊपर वाटर की ड्रॉप्स एक्यूमुलेट मतलब कलेक्ट होने लगती हैं उसके इनर सरफेस पे। स्टील का वो सरफेस जो पैन की तरफ है, अंदर की तरफ, उस पे वाटर के ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होने लगती हैं। वेयर डू दीज वाटर ड्रॉप्स कम फ्रॉम, आखिर ये वाटर के ड्रॉप्स कहाँ से आए? आप क्या सोचते हैं, ऐसा क्यों हुआ? वाटर के ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ गए? चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। कह रहे हैं व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम इन कांटेक्ट विथ कोल्ड सरफेस। हुआ क्या, जब भी, अब यहाँ पे आपको रीजन बता रहे हैं कि अभी ऐसा ऊपर क्यों हुआ था, ग्लास टम्बलर के आउटर सरफेस पे पानी कहाँ से आया था। कह रहे हैं कि एयर में, एटमॉस्फेयर में वाटर जो होता है वो वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और कोई चीज़ जब गैसियस फॉर्म में होती है तो हमें दिखाई नहीं देती है। वाटर वेपर, वो स्टीम, एक गैसियस स्टेट है वाटर का, तो वो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, और जैसे ही वो वाटर वेपर कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है, वो वेपर जो है, जो स्टीम फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स बना लेता है। और ये हाईलाइट करिएगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब वाटर का वेपर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर। अब आप जब वाटर के कंडेंसेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, लेट अस गो बैक टू द एक्टिविटी 8.3। अब आपने वो जो ग्लास टम्बलर की आउटर सरफेस वाली एक्टिविटी करी थी, वहां फिर से पहुंचिए। अब आपको समझ में आया होगा कि ग्लास टम्बलर के आउटर सरफेस पे पानी कहाँ से आया। ड्यू टू कंडेंसेशन हुआ क्या, ग्लास टम्बलर आपने एटमॉस्फेयर में बाहर रखा, ग्लास टम्बलर एकदम ठंडा था, अब उसके आसपास जो एटमॉस्फेयर जो है ओपन है, खुला हुआ है, बहुत सारी एयर्स हैं, एयर में वेपर्स हैं, वो वेपर्स जब कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आए तो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, कंडेंसेशन का प्रोसेस हो गया, और इसी वजह से हमें ड्रॉप्स दिखाई देने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था कि ग्लास टम्बलर सीप आउट होने लगा था, उसके वाटर जो है वो निकल निकल के बाहर आ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे।